स्वागत है आपका एक बार फिर से इस रहस्यमयी, डरावनी, अनोखी, अनजानी और अनसुलझी दुनिया में। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आपने भी कभी भूतों को देखा है? क्या भूत सच में होते हैं? अगर वाकई भूत होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं? क्या भूतों के पास सिर्फ एक सफेद साड़ी होती है पहनने के लिए? आखिर कहाँ रहते हैं ये भूत? भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, आत्माएं, इन सब से जुड़ी बहुत सी सच्ची और रहस्यमयी घटनाएं आपने कभी न कभी जरूर सुनी होगी। ऐसे ही बहुत सी रहस्यमयी भूतिया कहानियां मैं आपको अक्सर सुनाती हूँ। तो आज की भी हमारी कहानी ऐसे ही एक भूतिया घटना पर आधारित है। तो दिल थाम कर बैठिए, अब मैं आपको ले चलती हूँ उस भूतिया दुनिया में। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं उस दुनिया में और कहानी की शुरुआत करते हैं। चुड़ैल? चुड़ैल क्या होती है? बता सकता है तुम में से कोई? क्या होती है चुड़ैल? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। मुझे याद है, ये उस दिन की बात है जब हम दोस्त मिलकर पूस की रात में जलते हुए अलाव के आगे बैठे हुए थे। हवा इतनी ठंडी चल रही थी कि हड्डियां तक गल जाए। वो तो उस अलाव का सहारा था जो ठंड का तनिक भी एहसास नहीं होने दे रहा था। साथ में जलते हुए अलाव से आती जलती हुई लकड़ियों के चड़चड़ाने की आवाज हमारे कानों को चीरती हुई हमें डराने की कोशिश कर रही थी। पर हम सब मिलकर सुबह होने का इंतजार कर रहे थे और ये रात कैसे भी कट जाए, इसलिए हम बातें करके अपना समय व्यतीत करने लगे। हम रात में इतनी ठंड में वहाँ क्यों थे? हम कौन थे? जिस जगह पर हम थे वो जगह बैंगलोर मैसूर हाईवे पर थी। बिल्कुल सुनसान, अनजानी सी हाईवे के साथ मुख्य सड़क से बिल्कुल सटी हुई, लेकिन सड़क पर वाहनों की आवाजाही शून्य थी। फिर भी हम यहाँ पहुँचे कैसे? हुआ यूँ कि मैं और मेरे दो दोस्त हरीश और गुलमोहर को हम प्यार से गुल्लू कहते हैं, बैंगलोर में एक शादी से अपने घर मैसूर वापस लौट रहे थे। अभी बैंगलोर शहर छोड़कर हाईवे पर लगभग 20-30 किलोमीटर ही चले होंगे कि गाड़ी झटके मारते हुए रुक गई। गाड़ी रुकते ही मैंने कहा, अरे यार गुल्लू, कैसे गाड़ी चला रहा है? आराम से चलाना, सारी नींद खराब कर दी। गुल्लू बोला, ले तू चला ले, आ चला अब। फिर मैंने कहा, अब नाराज क्यों होता है? चल उतर कर देखते हैं क्या हुआ। पता नहीं यार, ऐसा लगा कि कोई हवा का झोंका गाड़ी से आके टकराया हो और इसीलिए हड़बड़ी में गाड़ी रोक दी, गुल्लू ने कहा। फिर हम तीनों गाड़ी से उतरे। देखा इंजन गर्म हो चुका है, बॉनेट से धुआं बाहर आ रहा है। हरीश ने कहा, रुको मैं अभी आया 5 मिनट में। मैं और गुल्लू बॉनेट खोलकर गाड़ी देख ही रहे थे, तभी हरीश ने डिग्गी में से पानी की बोतल निकाली और बोला, ये लो, ठंडी करो गाड़ी को। हरीश की आवाज बैठी हुई और भर्राई हुई सी थी। ये उसकी बचपन की समस्या थी। उसी ने बताया था कि बचपन में होली वाले दिन किसी ने मजाक में मिठाई में गुलाल मिलाकर खिला दिया था। तब से उसकी आवाज बैठी हुई, भर्राई हुई सी हो गई थी। कोई पहली बार सुने तो पक्का डर जाए। खैर, हमें तो आदत थी उसकी आवाज सुनने की। फिर भी उस दिन उसकी आवाज सुनकर गुल्लू कुछ कांप सा गया। हमने इंजन ठंडा किया और गाड़ी में बैठ गए। गुल्लू ने चाबी मुझे पकड़ा दी, ये बोलकर कि अब तू खुद चला इसको, वो भी पूरे आराम से। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम अपनी मंजिल की ओर चल दिए। तभी मेरी नजर पेट्रोल के कांटे पर पड़ी। फिर मैंने बोला, ओए गुल्लू, पेट्रोल खत्म होने वाला है। इतने से पेट्रोल से हम मैसूर कैसे पहुँचेंगे? उसने कहा, अरे पहुँच जाएंगे, रास्ते में भरवा लेंगे ना। सड़क पर बहुत अंधेरा था, गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। पूस की रात थी, धुंध भी बहुत हो रही थी। आगे जाके हाईवे 2 हिस्सों में बट गया। मैंने पूछा, गुल्लू कौन सा रास्ता पकड़ना है? वो देख, उस पर लिखा है मैसूर बाईपास, उस पर ले ले, पेट्रोल भी कम है, जल्दी पहुंच जाएंगे। दूसरे रास्ते पर बहुत भीड़ है, सब दूसरे रास्ते से ही जा रहे हैं, हम शॉर्टकट से चलते हैं, हरीश ने कहा। मैंने कहा, देख ले भाई, कोई नहीं जा रहा है वहाँ से, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। गुल्लू हंसने लगा, बोला, अरे कोई भूत प्रेत नहीं आएगा, क्यों डरता है? हरीश है ना अपने साथ, इसकी आवाज से अच्छे अच्छे भूत प्रेत डर कर भाग जाएंगे। और फिर हम तीनों जोर से हंसने लगे और मैंने गाड़ी बाईपास की तरफ मोड़ ली। अभी कुछ 10-20 किलोमीटर ही चले होंगे कि गाड़ी फिर से झटके मारकर रुक गई। गुल्लू बोला, अब क्या हुआ? चलाना आराम से। मैंने बोला, होना क्या है, पेट्रोल खत्म। ये हरीश के काम ऐसे ही होते हैं, इसको बोला था पेट्रोल डलवा कर लाना गाड़ी में, ऐसे ही ले आया होगा। हरीश अपनी बैठी हुई भर्राई सी आवाज में बोला, अरे देर हो रही थी इसलिए जैसी थी वैसी ले आया। अब उतरो नीचे और धक्का लगाओ, देखते हैं आगे कोई पेट्रोल पंप मिल जाए तो।
अब हम में से बारी बारी एक आदमी स्टीयरिंग पर बैठता और बाकी दोनों धक्का लगाते। ऐसे चलते चलते हमने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ है। वो सड़क के बिल्कुल बीच में है और उसके चारों तरफ बड़ा सा चबूतरा बना हुआ है। वहीं से बगल से एक संकरा सा रास्ता दे रखा है जिसमें से बामुश्किल एक बार में एक ही गाड़ी निकल पाए। बरगद की बड़ी बड़ी लताएं नीचे लटकी हुई किसी के होने का एहसास करा रही थी। डर से हम तीनों के होश उड़े जा रहे थे। जैसे जैसे हम उस बरगद के पेड़ की तरफ आगे बढ़ रहे थे हमारी तो धड़कनें बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो पेड़ हमें ही देख रहा है और हमारी ओर बढ़ता हुआ चला आ रहा है। ऐसा लग रहा था मानो उस पर लताएं नहीं कई सारे कटे हुए पैर लटक रहे हैं। हम सहमे सहमे से आगे बढ़ते गए और हमारे दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि ये पेड़ सड़क के बीचों बीच क्यों है, सड़क बनाते समय इसको हटाया क्यों नहीं। खैर अब हम बिल्कुल पेड़ के बगल से गुजर रहे थे। सहसा ही मेरी दृष्टि पेड़ के चबूतरे पर रखी भगवान की तस्वीरों पर पड़ी और सब समझ आ गया कि जरूर ये पेड़ भूतिया पेड़ होगा, इसीलिए इसको काट नहीं पाए और लोगों ने खुद को बचाने के लिए पेड़ को लाल डोरे से बांध दिया था और भगवान की तस्वीर भी रख दी थी। शायद तभी वो पेड़ हमें सिर्फ घूर कर देखता रह गया और कुछ कर नहीं पाया। वहीं पेड़ के तने पर कुछ अक्षर उभरे हुए थे। शायद वहाँ की स्थानीय भाषा में कुछ लिखा था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अक्षरों की वो आकृति मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो एक उजड़ी हुई वीरान बस्ती दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हो। रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क, सिर्फ हम तीन दोस्त। पूस की ठंडी रात में भी हमारे पसीने छूट रहे थे। यहाँ भी हर जगह वो अक्षर आकृतियाँ बनी हुई थी। और एक बात और, काफी देर से हमें एक अजीब सी गंध का एहसास हो रहा था। पता नहीं क्या था वो सब। ऐसे ही चलते चलते हम काफी दूर आ चुके थे। लगभग 4-5 किलोमीटर धक्का लगाने के बाद हम तीनों बहुत थक चुके थे। हमने सोचा गाड़ी में बैठकर आराम करते हैं और तीनों गाड़ी में बैठ गए। ठंड बहुत थी। पूरी गाड़ी बंद करने के बाद भी कंपकपी नहीं रुक रही थी। तभी हरीश बोला, चलो बाहर अलाव जलाकर आग सेकते हैं, ऐसे तो गाड़ी में कुल्फी जम जाएगी हमारी। रात काफी हो चुकी थी। करीब 12 से 1 बजे के बीच का वक्त रहा होगा। हम गाड़ी से बाहर निकले। सड़क से नीचे उतरकर एक कोने में जगह ढूंढी, फिर लकड़ियां इकट्ठा की और अलाव जलाया। गुल्लू ने अपने लाइटर से 2-4 बूंद पेट्रोल लकड़ियों पर डाला और उसे लाइटर से आग लगा दी और हम आग सेकने लगे और हमने गप्पे मारना शुरू कर दिया। वहीं थोड़ी दूर पर एक टूटी हुई दीवार थी। उसका दरवाजा भी अब जर्जर हो चुका था। धुंध बहुत थी, कुछ साफ नहीं दिख रहा था। दीवार पर वहीं की लोकल भाषा में कुछ लिखा था। मैंने गुल्लू को बोला, क्या लिखा है, पढ़ना जरा। गुल्लू वहाँ की लोकल भाषा जानता था। उसने पढ़ने का प्रयास किया। ना अरे छोड़ो ना, हमें क्या करना है, कुछ भी लिखा हो। एक तो धुंध, ऊपर से दीवार पर जमी धूल, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, गुल्लू ने बोला। और फिर हमारा पूरा ध्यान अलाव पर था। उससे अच्छी गर्मी मिल रही थी। ठंड का आभास खत्म हो चुका था। हमने काफी लकड़ियां जोड़ ली थी जलाने के लिए। इससे आग काफी तेज थी। हम बातें कर ही रहे थे, तभी मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा जागी और मैंने सोचा चलो पूछता हूँ, चुड़ैल क्या होती है? बता सकता है तुम में से कोई, क्या होती है चुड़ैल? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। दोनों एकदम सन्न रह गए, जैसे मैंने पता नहीं क्या पूछ लिया। फिर हरीश बोला, अभी थोड़ी देर पहले तो डर रहा था, अब चुड़ैल के बारे में जानना चाहता है। हाँ तो क्या हुआ? उसके बारे में बात करने से क्या वो यहाँ प्रकट हो जाएगी? डर तो तुम सब रहे हो, डर तो तुम रहे हो, मैंने कहा। हरीश बोला, सुनो मैं बताता हूँ चुड़ैल के बारे में। मैंने बहुत सुना है। और वो अपनी भर्राती हुई डरावनी सी आवाज में लगा सुनाने चुड़ैल के किस्से। तभी गुल्लू बोला, अच्छा पहले ये बता कि चुड़ैल पैदा होती है या बाद में बनती है? हरीश ने बताया, देखो चुड़ैल कभी पैदा नहीं होती, ये तो मरने के बाद चुड़ैल बनती है। मैंने पूछा कैसे? हरीश बोला, कहा यह जाता है कि जब कोई गर्भवती महिला दिवाली के 5वें दिन प्रसव पीड़ा में अप्राकृतिक मौत के कारण मर जाए तो वो बाद में चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल दिखने में बहुत ही डरावनी होती है।
उनके पैर उल्टे होते हैं, उनके चेहरे पर मौत का खौफ दिखता है। बाल उलझे से बिखरे हुए, ठुड्डी नुकीली लंबी सी होती है, चेहरे पर झुर्रियां छाई रहती है। ये कोई भी रूप धारण कर लेती है, स्त्री पुरुष कोई भी, ये किसी की भी आवाज निकाल कर तुम्हें बहला सकती है। ऐसा सुना है कि रात में ये दरवाजे पर दस्तक देती है, तुम्हारे किसी चहेते की आवाज में, इस तरह निकाल कर पुकारती है कि जैसे वो किसी मुसीबत में हो और तुम झट से दरवाजा खोल दोगे और ऐसा करते ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये पुरुषों को सुंदर महिला बनकर लुभाती है और उनका खून चूस कर अपनी उम्र को बढ़ाती है। इतने में गुल्लू बोला, डायन भी तो यही करती है ना, पुरुषों को अपने वश में करती है। तो क्या डायन और चुड़ैल एक ही चीज है? हरीश बोला, अरे नहीं, चुड़ैल और डायन में अंतर होता है। चुड़ैल तो मैंने जैसा बताया मरने के बाद बनती है, पर डायन जो होती है वो एक जिंदा स्त्री होती है। वो अपने तंत्र मंत्र काले जादू से पुरुषों को अपने वश में करती है। इसलिए तुमने सुना भी होगा कई जगह एक औरत को जलाकर मार दिया जाता है क्योंकि वो एक डायन थी। पर चुड़ैल को मारने की बात नहीं सुनी होगी क्योंकि उसको कौन मारेगा, वो तो पहले से ही मरी हुई है। तो क्या चुड़ैल को खत्म नहीं किया जा सकता? मैंने पूछा। गुल्लू बोला, मैंने सुना है कि अगर चुड़ैल के पेट को काट कर उसके बच्चे को उससे अलग करके बरगद के नीचे दफना दे तो चुड़ैल की शक्ति खत्म हो जाती है और वो सदा के लिए शांत हो जाती है। फिर हरीश ने अपनी बात आगे बढ़ाई। वो बोला, मेरी दादी माँ बचपन में मुझे चुड़ैल का किस्सा सुनाती थी। करीब 100-150 साल पुराना किस्सा होगा नालेबा का। दादी माँ ऐसा बताती थी। तुम लोग सुनना चाहोगे नालेबा की कहानी? मैंने पूछा, ये नालेबा क्या बला है? गुल्लू बोला, अरे कुछ नहीं, ये यहाँ की लोकल भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है कल आना। अच्छा, ये कहकर मैंने कहा, सुनाओ सुनाओ कहानी सुनाओ। गुल्लू बोला, कहीं तुम वो श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री कल आना की कहानी तो नहीं सुनाने वाले जिसमें चुड़ैल को कहते हैं कल आना? हरीश बोला, अरे नहीं यार, मेरी कहानी तो उससे पूरी उल्टी है। एकदम उल्टी है? वो कैसे? मैंने पूछा। हरीश बोला, सुनोगे तो पता चलेगा ना तुम्हें, पहले सुन तो लो। ये एक गांव की कहानी है। बैंगलोर के पास एक गांव था, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही। गांव में एक परिवार था। उस परिवार में एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी जो गर्भवती थी। गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था। उससे कुछ दूरी पर सड़क किनारे बहुत सारे छोटे छोटे कब्रिस्तान बने हुए थे और दूर एक बड़ा कब्रिस्तान भी था। मैंने पूछा, बहुत सारे कब्रिस्तान क्यों? और क्या वो मुर्दों को जलाते नहीं थे? नहीं, उस गांव की अपनी एक परंपरा थी जिसमें मरने वाले की आधे शरीर को, मतलब धड़ से नीचे वाले हिस्से को जलाया जाता था और ऊपर वाले हिस्से को दफनाया जाता था। और एक व्यक्ति को दफनाने के बाद कब्रिस्तान की दीवार पर लिख दिया जाता था नालेबा, मतलब कल आना। गुल्लू बोला, ऐसा क्यों भाई? एक कब्रिस्तान में एक मुर्दा क्यों और नालेबा क्यों लिखते थे? हरीश बोला, क्योंकि मुर्दों को 2 हिस्सों में रखा जाता था। एक को बरगद के नीचे जला दिया जाता था तो दूसरे को दफना दिया जाता था। जब दफनाया जाता था तो साथ में उनके सारे वस्त्र और खाने पीने का सामान भी रखा जाता था। ऐसा कहा जाता था कि जो भी स्त्री गर्भावस्था में अप्राकृतिक मौत मरेगी वो चुड़ैल बनेगी। ये मैंने बताया था ना अभी। बस इसीलिए इसके खाने की व्यवस्था वहीं कर दी जाती थी ताकि चुड़ैल वहाँ से बाहर ना आए। यदि कोई इन्हें देख ले तो चुड़ैल उसे मार डालेगी। इसीलिए कब्रिस्तान के बाहर नालेबा लिख दिया जाता था ताकि कोई भूल से भी अंदर ना चला जाए। और क्या उसका खाना कभी खत्म नहीं होता था क्या? कौन देता था खाना? और क्या चुड़ैल जो खाना देता था उन्हें नहीं खाती थी? गुल्लू ने उत्सुकता से पूछा। हरीश बोला, एक साथ इतने प्रश्न, जवाब देता हूँ ना सबका। जब भी खाना खत्म होता था तो उसके परिवार का ही कोई सदस्य वहाँ पर भेड़ बकरियां बांध कर आता था। वो दिन में ही जाता था और सूरज छिपने से पहले वापस आ जाता था। मैंने कहा, दिन में चुड़ैल नहीं आती क्या? हरीश बोला, हाँ भाई, चुड़ैल सूरज की रोशनी सहन नहीं कर सकती, इसीलिए वो रात में ही बाहर आती है। अच्छा, एक बात समझ नहीं आई, ये कब्रिस्तान की दीवार पर नालेबा क्यों लिखते थे? गांव में ये तो सबको पता ही होगा, फिर क्या जरूरत आ गई? गुल्लू ने पूछा। इस पर हरीश का जवाब था,
गांव से बाहर के लोगों को तो नहीं पता होगा ना, ये मुख्य सड़क के साथ ही है गांव। बहुत लोग आते जाते थे बाहर से, इसलिए कोई भूल से वहाँ रुके नहीं, इसलिए ये लिखना जरूरी था। और ये धड़ के नीचे के हिस्से को अलग से जलाने का क्या कारण था? मैंने उत्सुकता से पूछा। हरीश ने बताया, गांव के लोग ऐसा मानते थे कि ऐसा करने से चुड़ैल अपाहिज हो जाएगी और लोगों को परेशान करने के लिए इस कब्रिस्तान से बाहर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी, गांव में प्रवेश नहीं कर पाएगी, ऐसा गांव वालों का मानना था। अच्छा, ये जो चुड़ैल होती है ये किसी भी स्त्री पुरुष का रूप बना लेती है, कितनी देर तक वो ऐसा कर सकती है? गुल्लू ने हरीश को बीच में रोकते हुए पूछा। हरीश कुछ कहता उससे पहले मैं तपाक से बोल पड़ा, ये तो मुझे पता है, मैंने पढ़ा था कहीं बहुत ज्यादा देर तक वो ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि जितना ज्यादा समय वो दूसरे के रूप में रहेगी उसके शरीर से शक्ति कम होने लगती है, और अगर जिस व्यक्ति का रूप उसने ले लिया है वो सामने आ जाए तो वो तुरंत ही अपने असली रूप में आ जाएगी। मिल गया जवाब। ये बोलते हुए मैंने हरीश को कहानी आगे बढ़ाने को कहा और मैंने पूछा, वो अलग से बड़ा कब्रिस्तान किस लिए था? वो सामान्य जन के लिए था, जो चुड़ैल नहीं होती थी, उनको वहाँ पर दफनाया जाता था, हरीश बोला। गुल्लू बोला, वो सुंदर गर्भवती स्त्री, उसका क्या हुआ? हरीश बोला, सारी कहानी उसी की तो है। वो स्त्री अपने परिवार की बड़ी बहू थी और पहली बार गर्भवती हुई थी। उसको अपने भेड़ बकरियों से बहुत प्यार था। उसके पास एक बकरी का मेमना था जिसको वो भोली कहकर पुकारती थी। उसको उससे बहुत लगाव था। एक क्षण के लिए भी वो उसकी आंखों से ओझल होता तो वो खाना पीना छोड़कर उसी को ढूंढा करती। जब तक वो मिल नहीं जाता वो कुछ खाती पीती ही नहीं थी। पूरा दिन घर में काम करती थी और शाम को अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल ले जाया करती थी। बेचारी घर में भी अकेले ही सारा काम करती थी, फिर भी उसके घर वाले उसे ताना मारा करते थे। वो कुछ ना कहती, चुपचाप सारा दिन काम में लगी रहती। वो बहुत परेशान थी। भोली ही एकमात्र सहारा थी उसका, उसी से अपने सुख दुख बतला लेती थी। एक दिन वो जंगल से अपनी भेड़ बकरियों को लेकर वापस आ रही थी। शाम का समय था, सूरज छिप चुका था। भोली भी उसके साथ थी। अचानक भोली उसके हाथों में से कूदकर भाग गई। वो भोली के पीछे दौड़ी। उसने देखा भोली कब्रिस्तान में चली गई है। वो स्त्री घबरा गई। वो कब्रिस्तान के बाहर ही रुक गई। उसकी नजर नालेबा पर पड़ी, इसीलिए वो अंदर जाने से डर रही थी। उसने बाहर से ही आवाज लगाई, भोली भोली, पर वो बाहर नहीं आई। वो स्त्री डरी सहमी सी धीरे धीरे कब्रिस्तान में प्रवेश कर गई। अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। चारों तरफ जानवरों की हड्डियों के कंकाल पड़े थे। वो थोड़ा और आगे बढ़ी, धीरे धीरे अपने डर को खुद में समेटते हुए उसने कांपते हुए होठों से आवाज लगाई, भोली भोली, और अपनी नजरें इधर उधर घुमाई। तभी अचानक उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जिसने काले वस्त्र पहने हुए थे। बिखरे हुए बाल थे उसके, चारों ओर खून बह रहा था। वो वहां जमीन पर बैठी हुई कुछ खा रही थी। उसके चबाने की आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। वो स्त्री उसे देखकर बहुत ज्यादा सहम गई। उसके शरीर से पसीना छूट रहा था। वो डर से थर थर कांप रही थी। फिर भी उसने डरते डरते आवाज दी, भोली भोली। उसकी आवाज सुनते ही उस भयानक सी दिखने वाली महिला ने चबाते चबाते वहीं बैठे बैठे बिना धड़ घुमाए उसकी ओर अपना पूरा सिर घुमा दिया। अब वो उस स्त्री को वहीं बैठे बैठे अपनी खौफनाक आंखों से घूर रही थी और उसके हाथ में थी भोली जिसे वो चबा चबा कर खा रही थी। उस गर्भवती स्त्री ने जब ये मंजर देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो अपनी भोली को उससे छीनने के लिए उसकी तरफ भागी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उस भयानक खौफनाक चुड़ैल ने उस स्त्री को जोर से धक्का दिया। वो स्त्री दूर जाकर जोर से जमीन पर गिर गई। उसके पेट में जो बच्चा था उसने तुरंत ही दम तोड़ दिया। जैसे ही उस स्त्री को इसका आभास हुआ उसने भी तुरंत ही अपने प्राण त्याग दिए और अब उस स्त्री के मृत शरीर में उस चुड़ैल ने प्रवेश कर लिया। अब वो चुड़ैल शक्तिशाली हो चुकी थी क्योंकि अब वो कब्रिस्तान के बाहर जा सकती थी, गांव में भी प्रवेश कर सकती थी क्योंकि उसे अब पूरा शरीर मिल चुका था चलने फिरने के लिए।
धीरे धीरे उस चुड़ैल का आतंक बढ़ता गया। उसने सभी कब्रिस्तान की चुड़ैलों को भी खुद में मिला लिया और उसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। गांव की स्थिति खराब होने लगी। आलम ये था, जो भी पुरुष अकेला सोता था वो अगली सुबह अपने बिस्तर से गायब मिलता था। कुछ घटनाएं तो ऐसी हुई कि चुड़ैल रात में जाती, आवाज लगाती, जो भी पुरुष दरवाजा खोलता उसे अपने साथ लेकर हवा बनकर गायब हो जाती। धीरे धीरे गांव में पुरुषों की संख्या कम होने लगी। फिर लोगों ने इसका उपाय ढूंढने की कोशिश की और इसका उनको वही एक उपाय सूझा जो उन्होंने कब्रिस्तान के लिए सोचा था, और वो उपाय था कि सबने अपने दरवाजे पर लाल शाही से लिख दिया नालेबा, अर्थात कल आना। ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि जब भी चुड़ैल किसी के घर आती और उसके घर के बाहर ही नालेबा लिखा हुआ पाती तो वह वापस चली जाती और फिर अगले दिन आती और फिर वही नालेबा लिखा पाती और वापस चली जाती। इस तरह ये क्रम चलता रहा और लोग अपने घर में सुरक्षित रहते। परंतु ऐसा करने से उनकी दिनचर्या पर असर पड़ने लगा। वो डरे सहमे से रहने लगे। घर से बाहर निकलना उनके लिए दूभर था। रात को उन्हें किसी भी कार्य के लिए बाहर जाना हो तो वो नहीं जा सकते थे। धीरे धीरे सभी लोगों ने उस गांव से पलायन करना शुरू कर दिया और ये गांव धीरे धीरे खाली हो गया। कहते हैं कि वो गांव अभी भी है और वो चुड़ैल भी अभी भी है। उस चुड़ैल का दायरा बहुत बढ़ चुका है। वो आते जाते लोगों को परेशान करती है, उन्हें डराती है और पुरुषों को तो वो अपने साथ लेकर गायब हो जाती है। अब वो चुड़ैल सिर्फ कुछ कब्रिस्तान या गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि उस गांव से लगी हुई मुख्य सड़क पर सुनसान रातों में भटकती रहती है और अपने शिकार की तलाश में लोगों को उस कब्रिस्तान तक लेकर आती है। वो कोई भी रूप धारण कर सकती है। वो किसी स्त्री का या किसी पुरुष का जिस प्रकार संभव हो उसी रूप में लोगों को अपने पास लेकर आती है और उसका भक्षण करती है। ऐसा करने से उसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो सिर्फ जानवर, भेड़, बकरियां नहीं खाती, बल्कि अब वो इंसानों को खाती है। कहते हैं कि वो खंडर हो चुका गांव, कब्रिस्तान और चुड़ैल का साया अभी भी बेंगलोर मैसूर हाईवे पर मौजूद है। सरकार ने उस गांव से निकलने वाली सड़क का कायाकल्प किया, उसको नए सिरे से बनाया। फिर भी कोई वाहन वहां से नहीं गुजरता, क्योंकि वहां पर चुड़ैल का साया है। चुड़ैल का साया पूरे हाईवे पर पाया जाता है, लेकिन उस गांव के नजदीक उसकी दहशत बहुत ज्यादा है। इसलिए कोई भी उस शॉर्टकट रास्ते में दाखिल होने की हिम्मत नहीं करता। अचानक हमें ठंड का एहसास होने लगा। हमारा शरीर कांप रहा था। तभी मेरी नजर अलाव पर गई। मैंने देखा अलाव बुझने वाला था। फिर मैंने अपने साथियों से कहा, ये अलाव बुझने वाला है, चलो और लकड़ियां लाते हैं ताकि हम ठंड में आराम से बैठकर अलाव की ताप ले सके। हरीश ने कहा, मुझे मालूम है लकड़ियां कहाँ मिलेगी, मैं अभी आया। ये कहकर वो आगे की तरफ बढ़ गया, वहीं उस दीवार की ओर जहाँ कुछ धुंधला सा लिखा हुआ था जिसे हम पढ़ नहीं पा रहे थे। पीछे पीछे गुल्लू भी लकड़ी लेने उसके पीछे चला गया। मैं भी उनके साथ हो लिया। हरीश थोड़ा तेज तेज चल रहा था, वो हमसे आगे था। मैं और गुल्लू हरीश के पीछे थे। वो दीवार की उस तरफ चला गया लकड़ियां लेने। तभी मेरी नजर उस दीवार पर जो लिखा था उस पर पड़ी। मैंने गुल्लू को कहा, अब पढ़ो, हम इसके काफी नजदीक है, अब समझ आ जाएगा कि क्या लिखा है। गुल्लू ने थोड़ा ध्यान लगाया, जमी हुई धूल को हाथों से झाड़ा और उसे पढ़ने की कोशिश की। उसको पढ़ते ही गुल्लू की जुबान जैसे हलक में अटक गई। ऐसा लगा वो कुछ बताना चाह रहा था पर बोल नहीं पा रहा था। मैंने गुल्लू को झिंझोड़ा और पूछा, क्या हुआ, ऐसा क्या लिखा है? वो घबराते हुए अटकते अटकते बोला, नालेबा। और मेरी नजर उस लिखे हुए पर पड़ी। मुझे वो पढ़ना तो नहीं आता था, पर उसे देखकर ऐसा लगा कि अक्षरों की इन आकृतियों को मैंने पहले भी कहीं देखा है। मैंने अपने दिमाग पर जोर दिया तो मुझे याद आया, अभी जब हम गाड़ी को धक्का लगाते हुए आ रहे थे तो रास्ते में जो बरगद का पेड़ था उस पर भी ऐसा ही कुछ लिखा था। साथ में हमें जो खंडर वीरान गांव मिला था वहाँ पर भी दरवाजों पर इसी तरह के अक्षरों की आकृतियां बनी हुई थी।
फिर मुझे ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि अब हम तीनों बुरी तरह से फंस चुके हैं और उस चुड़ैल के साए में हम बुरी तरह से फंस गए हैं और अब वो चुड़ैल हमें अपने चंगुल से बचकर नहीं जाने देगी। मैं और गुल्लू हरीश को आवाज देने लगे, जल्दी निकलो वहाँ से, हम फंस चुके हैं। और ये कहते हुए हम अपनी गाड़ी की ओर भागे, लेकिन अंदर से हमें कोई जवाब नहीं मिला। हरीश शायद लकड़ियां ढूंढने आगे निकल चुका था। जब हम वापस गाड़ी के पास आए तो क्या देखते हैं, हरीश गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा है। हाथ में पेट्रोल से भरी कैन लेकर गाड़ी में पेट्रोल डालता जा रहा है और हम पर चिल्ला रहा है, क्या यार तुम मुझे वहाँ कहाँ अकेला छोड़ गए? मैंने तुमसे कहा था ना कि अभी 5 मिनट में आता हूँ। जब गाड़ी रुकी थी तो मैंने पेट्रोल के कांटे की तरफ देखा था। मुझे पता चल गया था कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला है, ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। वहीं पीछे ही पेट्रोल पंप दिख गया था मुझे, इसीलिए डिग्गी में से कैन लेकर पेट्रोल लेने चला गया था और कहकर भी गया था ना कि अभी 5 मिनट में आता हूँ। फिर तुम वहाँ मुझे अकेला छोड़कर चले आए। हरीश बिना रुके एक ही सांस में बोले जा रहा था और हम दोनों उसे खौफजदा आंखों से देखे जा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। हरीश बोलता ही जा रहा था, कितनी मुश्किलों से तुम्हें ढूंढा है, तुम्हारा किसी का फोन भी नहीं लग रहा था। कब से पैदल चल रहा हूँ, एक आदमी से लिफ्ट भी मांगी थी, फिर बाईपास के नजदीक आकर वहाँ कुछ लोगों से पूछा, गाड़ी का नंबर बताया कि इस नंबर की गाड़ी किस तरफ गई है। उन्होंने बताया कि बाईपास पर गई है। मैंने जिससे लिफ्ट ली थी उससे बाईपास पर जाने के लिए मना कर दिया, बोला कि मुझे मरना नहीं है वहाँ जाकर। ये कहकर उसने बाईपास के पास ही छोड़ दिया। मैं तब से यहाँ तुम्हें ढूंढता हुआ पैदल पैदल आ रहा हूँ। उसने पेट्रोल टैंक बंद कर दिया और कैन को डिग्गी में रखा और बोला, अब ऐसे देख क्या रहे हो, चलो बैठो गाड़ी में, घर नहीं चलना क्या? हम स्तब्ध से हरीश की ओर आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। तभी पीछे से एक व्यक्ति आवाज लगाता हुआ हमारी ओर आया, अरे देखो भाइयों, मैं लकड़ियाँ ले आया। हमने पलट कर देखा तो हरीश लकड़ियाँ लेकर हमारी ओर आ रहा था। हम थर थर कांप रहे थे, हमारे दांत किटकिटा रहे थे। इस ठंड में भी हमारे शरीर से पसीना पानी की तरह बह रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। इधर भी हरीश, उधर भी हरीश, कौन सही और कौन गलत? हम किस माया जाल में फंस गए हैं? जैसे ही लकड़ियाँ लिए हुए हरीश हमारे नजदीक आया तो उसकी नजर हमारे साथ खड़े हरीश पर पड़ी और दोनों की आंखें आपस में टकराई और तुरंत ही लकड़ी लिए हुए हरीश के हाथों से लकड़ियाँ जमीन पर गिर गई और एक तेज हवा का झोंका आया और वो हरीश अब एक भयानक हंसी वाली चुड़ैल में तब्दील हो चुका था। उसके बिखरे हुए बड़े बड़े बाल, आंखों से टपकता हुआ खून, चेहरे पर झुर्रियां और नुकीली ठुड्डी देखकर हमें समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि ये वही चुड़ैल है जिसका इस गांव और हाईवे पर साया मंडराता रहता है। अब हमें उससे बचकर निकलना था, लेकिन वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली थी, उससे बच पाना बहुत मुश्किल था। वो हमारी ओर बढ़ने लगी और हम उससे खुद को बचाने का प्रयास करने लगे। उसने हम पर जानलेवा हमला किया। जैसे तैसे हमने अपनी जान बचाई और हम तीनों अलग अलग दिशा की ओर भागे। फिर मुझे गुल्लू की बताई हुई वो बातें याद आ गई कि अगर चुड़ैल के पेट को काटकर बच्चे को बरगद के नीचे दफना दिया जाए तो उसकी शक्ति का असर खत्म हो जाता है और वो हमेशा के लिए शांत हो जाती है। पर ये करना बहुत मुश्किल था और इसके लिए हमें कब्रिस्तान के अंदर जाना था और उस स्त्री के पेट को काट कर वहाँ से बच्चे को निकाल कर दूर उस बरगद के नीचे दफनाना था। ये कार्य बहुत कठिन था। चुड़ैल हमें ढूंढ रही थी और हम उससे छुपते हुए कब्रिस्तान में प्रवेश कर गए। वहाँ हमने उस महिला की लाश को देखा। वो लगभग गल चुकी थी और उसमें कंकाल के अलावा कुछ नहीं बचा था। हमने देखा उसके पेट वाले हिस्से पर छोटा सा कंकाल है। वो निश्चित ही उसका मरा हुआ बच्चा होगा। हमने उसे उठा लिया। उसके बच्चे को उठाते ही वो चुड़ैल बहुत ही विकराल हो गई और भयानक तरीके से हम पर हमला करने लगी। हम उसके हमले से बचने का लगातार प्रयास करते रहे और बचते बचाते जैसे तैसे डरते हुए हम बरगद के नीचे पहुँचे और बरगद के पास पहुंचकर हमने तुरंत उसके बच्चे को दफनाने का प्रयास किया, लेकिन बरगद पर लटक रहे कटे हुए पैर हमारे काम में बाधा बन रहे थे और वो हमें लगातार परेशान कर रहे थे और हमें ये काम करने ही नहीं दे रहे थे। तभी अचानक वो कटे हुए पैर शांत हो गए। गुल्लू ने फटाफट गड्ढा खोदा और हरीश ने उसे दफना दिया। उसके दफन होते ही एक भयानक चीख हमें सुनाई दी
और देखा कि हवा में चारों तरफ चुड़ैलें मंडराने लगी। वो सब कब्रिस्तान के बाहर थी, क्योंकि जो चुड़ैलें थी वो उस औरत के द्वारा आपस में जुड़ी हुई थी। अब हमने बच्चे को दफना दिया था। उस औरत की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी और इस कारण से सभी चुड़ैल औरत के शरीर से बाहर निकलकर चारों तरफ आसमान में फैल चुकी थी। अब बचना हमारे लिए और मुश्किल लगने लगा था। हम सबको काफी चोटें आ चुकी थी। हम लहूलुहान हो चुके थे। अब तो सिर्फ वहाँ से भागकर ही जान बचाई जा सकती थी। लेकिन भागे भी कैसे? क्या तरीका हो भागने का? हमने सोचा। थोड़ी देर बाद मुझे सूझा कि हम लहूलुहान तो पहले से ही हैं और हम नहीं चाहते कि हमारा और खून बहे और हम इन चुड़ैलों का भोजन बन जाए। यही सोचते हुए मैंने अपनी उंगली से बहते हुए खून से कार के पिछले शीशे पर अक्षरों की उन्हीं आकृतियों को बना दिया जिसका अर्थ होता है नालेबा। और हम उस गाड़ी में बैठ गए। हरीश ने गाड़ी स्टार्ट की और हम तीनों उसमें बैठकर वहाँ से भाग निकले। चुड़ैल हमारे पीछे आई, लेकिन जब उसने गाड़ी के पीछे नालेबा लिखा हुआ देखा तो वो वहीं रुक गई और हम वहाँ से सही सलामत वापस अपने घर पहुँच गए। जिन्न की आत्मा। हम जब कॉलेज में आए थे तब दीपक की सगाई हो गई थी। उसके मंगेतर का नाम था हीना। वो उससे बहुत प्यार करता था। वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। दीपक ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज में बोली, तू ज्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। दीपक एक बार को ये सुनकर चौंक गया। फिर उसने सोचा वो शायद मजाक कर रही होगी। फिर दीपक भी उसे मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, चल देखते हैं। तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। ये कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब दीपक मुझसे मिला तो अपनी कल रात की बातें बताने लगा। उसने मुझे रात को फोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ उसने मुझे ये भी बताया। उसने बताया कि रात को 1-2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक काला लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने दीपक का गला पकड़ लिया। उससे दीपक की सांसें रुक गई। काफी देर तक वो ऐसे ही दीपक का गला दबाता रहा। दीपक कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके हाथ बहुत मजबूत थे। दीपक अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता रहा लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था और अचानक से कुछ देर बाद वो आदमी गायब हो गया। उसकी बातें सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके अगले दिन दीपक ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और उसने बोला, कल रात तो मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, कल तो मैंने तुम्हें फोन ही नहीं किया। ये सुनकर दीपक के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फोन काट दिया। उसी वक्त दीपक ने मुझे फोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर दीपक की मंगेतर के घर चले गए। वहाँ हमने दरवाजा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज में बोल रही थी, तू फिर आ गया ना, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यही तेरी अर्थी निकाल दूंगा। दीपक बोला, ये क्या बोल रही हो तुम? दीपक आगे बढ़ा और उसने जैसे ही घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतार कर दीपक के सर पर मार दी और दीपक के सिर से खून बहने लगा। दीपक के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर हीना के भाइयों ने दीपक के सर पर पट्टी बांधी। हीना के दादाजी ने बताया कि हीना को जिन का साया लग गया है। इस पर दीपक के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहाँ से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाने लगे। उसके अगले ही दिन मुझे दीपक का फिर से फोन आया कि हीना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है। दीपक ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी से अस्पताल पहुँचे। वहाँ पर पहुँचते ही हमने डॉक्टर से हीना की हालत पूछी। उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। कौन सी बीमारी है वो पता नहीं चल पा रहा और उसके घर वालों को डॉक्टर ने दीपक को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले हीना को घर लेकर आ गए। हीना ने दीपक को बुलाया और कहा, मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की को ढूंढकर उससे शादी कर लेना। ये सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हीना के दादाजी ने उसे एक बाबा जी के पास ले जाने को कहा। हम सब हीना को एक बाबा के पास लेकर गए। बाबा ने बताया
कि इसे एक बुरे जिन्न ने पकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है और अब बहुत देर हो चुकी है। बाबा ने बताया कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ पर इसका इलाज हो सकता है। बाबा ने बताया कि इसके साथ सिर्फ वही इंसान जाएगा जिसे हीना सबसे ज्यादा चाहती है, और हाँ, ये बहुत जानलेवा हो सकता है। दीपक ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा हीना के साथ। और रात के 2 बजे दीपक और हीना दोनों बाइक पर निकल पड़ते हैं। लेकिन आधे ही घंटे बाद किसी का फोन आता है और वो कहते हैं कि दीपक और हीना का एक्सीडेंट हो गया है और वो मारे गए हैं। चुड़ैल से हुआ सामना। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पर गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करना पड़ता था। एक बार रास्ते में मुझे बहुत जोरों से भूख लगी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पर जाकर 2 वड़ा पाव खा लिए। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग फिर से शुरू कर दी। कुछ समय बाद शाम को मुझे वॉशरूम जाना था। तभी मुझे पास में एक सुलभ शौचालय दिखाई दिया। वो शौचालय पुरुष का था। मैंने अपनी गाड़ी रोकी और मैं उस शौचालय के अंदर चला गया। तभी मुझे वहाँ पर किसी के पायल की आवाज सुनाई देने लगी। मुझे कुछ अजीब सा लगा। पुरुष के शौचालय में एक औरत कैसे हो सकती है? उसी समय वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जोर से आवाज लगाई, कौन है? कौन है जो ये मजाक कर रहा है? बाहर निकलो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा खुल ही नहीं पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज लगाई तो उसने आकर देखा तो दरवाजा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज लगाई, दरवाजा खुला है, आप थोड़ा धक्का दीजिए। मैंने धक्का लगाया तो दरवाजा खुल गया। मैंने उस चौकीदार को पैसे दिए और वो चौकीदार चला गया। 2-3 मिनट हुए और वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में किसी औरत की जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। मुझे काफी ज्यादा डर लगने लगा। मैं जल्दी से अपना काम पटाकर बाहर निकलने की सोच रहा था, लेकिन मेरे पैर जैसे वहाँ जम गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और चलने की कोशिश की। जब मैंने बाहर आकर देखा तो देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाजा तो बंद था और उस पर काफी सारे जीव जंतु चिपके हुए थे। ये सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। ऐसा महसूस होने लगा। मैं जोर जोर से रोने लगा। वहाँ पर काफी अंधेरा था और काफी दुर्गंध भी आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल पाऊंगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली, लंबे बालों वाली भयानक औरत आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पर गिर पड़ा। पायल की आवाज कर रही वो भयानक औरत अब धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। ये औरत मुझे जान से मार देगी। थोड़ी ही देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवरों की तरह सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगाकर एक आखिरी कोशिश की और जोर लगाकर खड़ा हो गया और जोर जोर से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर में वो दरवाजा अपने आप खुल गया और मैं बाहर भाग कर आ गया। जब मेरी नजर बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल खाने से भाग कर आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे, पागल हो या पी कर आए हो। तभी वहाँ पर पास में खड़े एक आदमी ने मुझसे आकर पूछा, भाई तुम अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, अरे मैं वहाँ कोई घूमने नहीं गया था, वॉशरूम के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा, तुम जरा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ कोई शौचालय नहीं था, कोई वॉशरूम नहीं था, बल्कि वो एक खंडर जमीन थी। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मौत के मुंह में जाकर वापस लौट आया हूँ। आज भी उस घटना को याद करके
मेरी रूह कांप जाती है। एक हॉस्पिटल पिछले 10 सालों से बंद पड़ा हुआ है। इस हॉस्पिटल के बंद होने का कारण ये बताते हैं कि 10 साल पहले इस हॉस्पिटल में डॉक्टर सागर रहा करते थे। वो इस हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर थे, पर एक दिन जब डॉक्टर सागर हॉस्पिटल की छत पर टहल रहे थे, तब कुछ लोगों ने डॉक्टर सागर को मारकर पानी की टंकी में डाल दिया था और उनकी मौत के कुछ दिन बाद से ही इस हॉस्पिटल में हॉरर एक्टिविटीज होने लगी। उसके बाद हॉस्पिटल में कई लोगों की लाश छत पर पड़ी मिलती थी और कभी कभी तो खुद डॉक्टर सागर को कई लोगों ने हॉस्पिटल में घूमते देखा था, जिसके बाद से इस हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा और आज भी कोई उस हॉस्पिटल में नहीं जाता। सूरज और अखिलेश आज ही इस हॉस्पिटल के बगल वाले होटल में रहने को आए थे। पूरा दिन घूमने के बाद दोनों जब होटल वापस आ रहे थे, तब सूरज की नजर इस हॉस्पिटल की तरफ पड़ी। फिर उसने अखिलेश को हॉस्पिटल दिखाते हुए कहा, अरे भाई, ये हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों से बंद पड़ा हो। सूरज की बात सुनकर अखिलेश बोलता है, मुझे क्या पता भाई, मैं भी तेरे साथ यहाँ पहली बार ही आया हूँ। यही सब बातें करते हुए दोनों अपने होटल में पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ पहुँचते ही सूरज होटल के एक आदमी से पूछता है, अरे भैया, वो होटल के बगल वाला हॉस्पिटल बंद क्यों है? सूरज की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, क्योंकि भैया वो एक भूतिया हॉस्पिटल है, इस वजह से बंद है। उस आदमी की बात सुनकर फिर सूरज बोलता है, अरे भाई मजाक मत करो और कुछ सही में पता हो तो बताओ। सूरज की ऐसी बातें सुनकर वो आदमी इस बार थोड़ा दांत पीसते हुए बोलता है, अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो खुद ही जाकर देख लो। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही अखिलेश सूरज से बोलता है, अरे तू भी कहाँ इस पागल की बातों में आ रहा है? पर सूरज तो जैसे अब इस हॉस्पिटल में जाने का मन बना बैठा था, इसीलिए वो अखिलेश से बोलता है, यार एक बार देख के आने में क्या जाता है, चल आज देख कर ही आ जाते हैं। वो आदमी सच बोल रहा था या झूठ? अखिलेश सूरज की ऐसी पागलों भरी बातें सुनकर सूरज को समझाते हुए बोलता है, तू पागल तो नहीं हो गया है? और वैसे भी हमें क्या मिलेगा उस आदमी को झूठा साबित करके? फिर सूरज एक बार और कोशिश करते हुए अखिलेश से बोलता है, भाई तुझे अपनी दोस्ती की कसम, तू मेरे साथ आज रात को उस हॉस्पिटल में चल रहा है बस। अखिलेश जानता था सूरज बहुत जिद्दी है और अब वो वहाँ जाकर ही मानेगा, इसीलिए अखिलेश सूरज की बात मान जाता है और दोनों रात के 12 बजे उस हॉस्पिटल में जाने का प्लान बनाते हैं। फिर वो रात के 12 बजने का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं, दोनों उस हॉस्पिटल में जाने लगते हैं और वहाँ पहुंचकर हॉस्पिटल के गेट का ताला तोड़कर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद दोनों एक एक करके हॉस्पिटल में हर जगह देखने लगते हैं कि कुछ तो भूतिया हो यहाँ पर उन्हें सिवाय धूल के वहाँ कुछ नहीं दिखता। तभी अखिलेश सूरज से बोलता है, भाई मुझे तो इस हॉस्पिटल में कुछ भी भूतिया जैसा नहीं दिख रहा, चल यार अब होटल चलते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। सूरज के पास उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं था, इसलिए वो भी बोलता है, चल यार मुझे भी लगता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इतना बोलकर दोनों बाहर जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे से किसी की आवाज आती है, कौन हो तुम लोग? आवाज सुनकर जैसे ही सूरज और अखिलेश पीछे मुड़कर देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं और उनकी रगों में बहता खून जम सा जाता है, क्योंकि उन दोनों ने देखा कि उनके सामने एक बड़ा ही भयानक सा आदमी खड़ा था, क्योंकि उस आदमी का सर कटा हुआ था और उसने अपने सर को हाथों में पकड़ा हुआ था। उस आदमी को देखकर सूरज डरते डरते उसे बोलता है, कौन हो तुम? सूरज के इतना बोलते ही वो आदमी पहले तो जो सर उसे अपने हाथ में पकड़ रखा था उसे अपनी गर्दन पर रखता है और अपनी भयानक आवाज में कहता है, मैं डॉक्टर सागर हूँ और तुम मेरे पेशेंट। इतना बोलकर वो सूरज और अखिलेश का हाथ पकड़ लेता है और घसीटता हुआ उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। फिर उसके बाद वो डॉक्टर सागर उन दोनों को अपने साथ ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। पहले तो वो अखिलेश को एक कुर्सी से बांध देता है, उसके बाद सूरज को ऑपरेशन थिएटर के बेड पर लेटा देता है और कैंची से उसके पैर काटने लगता है और काटते काटते सूरज के दोनों पैर अलग करके रख देता है। सूरज दर्द से तड़पता जा रहा था, चिल्लाए जा रहा था, पर उस डॉक्टर सागर पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी अखिलेश के हाथों में बंधी रस्सियां अपने आप खुल जाती है और अखिलेश जिस कुर्सी से बंधा था उसे उठाकर डॉक्टर सागर के सिर पर मार देता है
डॉक्टर सागर के सिर पर लगते ही उसका सिर नीचे गिर जाता है। अखिलेश थोड़ा खुश हो ही पाता उससे पहले ही डॉक्टर सागर का सिर अपने आप डॉक्टर सागर की गर्दन में फिर से लग जाता है। अखिलेश बस खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था। वो बेचारा कर भी क्या सकता था, और सूरज को तो अपने दर्द के आगे कोई होश नहीं था, क्योंकि बेचारे के दोनों पैर कट चुके थे। तभी डॉक्टर सागर अखिलेश की तरफ मुड़ता है और बोलता है, अच्छा तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन करना है। इतना बोलकर ही डॉक्टर सागर ने अखिलेश को पकड़ लिया और घसीटते हुए उसे ले जाकर सूरज के बगल में लेटा दिया। अगले दिन जब वहाँ के पास के लोगों ने हॉस्पिटल का गेट खुला देखा तो लोगों ने सोचा कि हॉस्पिटल में चोरी हुई होगी, इसीलिए वहाँ के लोगों ने पुलिस को बुला लिया। और पुलिस ने जब अंदर जाकर देखा तो उन्हें लोगों की कटी पिटी लाशें मिली। सूरज की लाश के दोनों पैर कटे हुए थे और अखिलेश का सर ऊपर से कटा हुआ था। डॉक्टर सागर मर तो गए थे, लेकिन वो अभी भी भयानक तरीके से लोगों का ऑपरेशन करते जा रहे थे। रात के 10 बजे ऑफिस से लौटते वक्त निखिल अपने करीबी दोस्त रॉबर्ट की कब्र पर फूल चढ़ाने कब्रिस्तान पहुंचा। कब्रिस्तान के सामने अपनी कार पार्क करके उसने कब्रिस्तान पर एक नजर डाली। रात के वक्त पूरी तरह सुनसान था, इतना सुनसान कि हवा के झोंके से पेड़ से नीचे गिरने वाले पत्तों की आवाज पे उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसने कब्रिस्तान में जाकर अपने साथ लाए हुए आर्किड के फूल रॉबर्ट की कब्र पर रख दिए और 2 मिनट मौन करते हुए खड़ा रहा। फिर जब वो वापस बाहर आने के लिए पीछे मुड़ा तब उसे एक कब्र पर बैठी हुई छोटी सी बच्ची दिखाई दी। बच्ची के हाथ में एक हरे रंग का कांच का टूटा हुआ टुकड़ा था, जिसे वो बार बार आंख पर लगाकर आसपास की कब्रों पर देख रही थी। निखिल कुछ मिनट वहीं खड़ा रहा, उस बच्ची को देखता रहा। वो इंतजार कर रहा था कोई उस बच्ची की पहचान कर ले और उसे सही सलामत अपने साथ घर ले जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर निखिल उस बच्ची के पास जाकर खड़ा हो गया। निखिल की तरफ देखते हुए वो छोटी बच्ची मुस्कुराई। निखिल ने पूछा, अरे छोटी, तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? फिर वो बोली, मेरे मम्मी पापा अगले कब्रिस्तान में गए हैं, वो वहाँ पर रहते हैं। वहाँ से कुछ ही दूर पर एक और कब्रिस्तान था, इसलिए निखिल को लगा कि बच्ची शायद उसी कब्रिस्तान के आसपास कहीं रहती होगी। इसे शायद ठीक से पता याद नहीं होगा। फिर निखिल ने पूछा, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं है? बच्ची ने जवाब दिया, मेरे पिताजी मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं। निखिल ने सोचा, कैसा निर्दयी बाप होगा, अपनी बेटी को इस तरह कब्रिस्तान में छोड़कर जाता है भला। निखिल उस छोटी सी बच्ची से इतनी बातें कर रहा था, पर उस बच्ची का ध्यान सिर्फ उस कांच के टुकड़े में था। वो बस उसमें एक आंख बंद करके इधर उधर देख रही थी। निखिल ने आखिर उस बच्चे से पूछ ही लिया, तुम कांच में से क्या देख रही हो? उसने जवाब दिया, इस हरी कांच के टुकड़े में मुझे गायब होने वाले लोग दिखते हैं, बहुत मजा आता है। गायब होने वाले लोग? निखिल को कुछ समझ में नहीं आया। वो बच्चे के साथ और कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसे गोद में उठाकर कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। चलते चलते गोद में बैठी उस बच्ची ने अपना नाम त्रिशा बताया। निखिल ने जैसे ही कब्रिस्तान के बाहर कदम रखा, उसे अचानक तेज ठंड के मौसम ने घेर लिया। उसका बदन ठंड से कांपने लगा, पर निखिल का ध्यान जब उसकी कार के पास खड़ी उस छोटी बच्ची त्रिशा की तरफ गया तब उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उस पर इस खून जमाने वाली सर्दी का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उस वक्त त्रिशा कांच के टुकड़े में से निखिल की तरफ ही देख रही थी। तभी उसके चेहरे के हाव भाव अचानक से बदलने लगे। वो बोली, अंकल, आपके पीछे कोई है। निखिल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखा। उसे लगा कि त्रिशा शायद मजाक कर रही होगी। फिर वो बोला, त्रिशा बेटा, चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। उसी वक्त त्रिशा बोली, अंकल, आप भी कांच से गायब होने वाले लोगों को देखो ना। निखिल बोला, मैं बाद में देखूंगा, बस तुम अब कार में बैठो। पर बच्ची ने जिद पकड़ ली कि नहीं, अभी के अभी ही देखना पड़ेगा आपको। उसकी जिद पर निखिल ने जब वो कांच का टुकड़ा अपनी आंख के सामने लाया तब दहशत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस कांच में से जब निखिल ने कब्रिस्तान की तरफ देखा
तो उसे वो दिखाई दिया जिसे कोई भी आम इंसान अपनी खुली आंखों से कभी नहीं देख पाता। उसे दिखा कि अभी जो कब्रिस्तान सुनसान था, कांच में से देखने पर वहाँ बहुत से लोग घूमते हुए नजर आ रहे थे और उनमें से कुछ निखिल की तरफ ही देख रहे थे। और जब उसी कांच के टुकड़े से उसने अपने आसपास नजर डाली तो 3 बदसूरत जले हुए प्रेत निखिल को घेर कर खड़े थे और त्रिशा की जगह उसे एक छोटा सा पिशाच दिखाई दे रहा था जो उसकी तरफ देखते हुए अपनी लार टपका रहा था। ये सब कुछ उसने कुछ ही सेकंड्स में देख लिया था। वो अपने साथ गोद में किसको उठाकर लाया है ये सोचकर वो डर से अधमरा हो गया। उसने तुरंत उस कांच के टुकड़े को फेंक दिया और भागने के लिए कार का दरवाजा खोलने लगा। तभी जोर जोर से भयानक तरीके से हंसने की शैतानी आवाजें सुनाई देने लगी और अगले ही पल पूरे कब्रिस्तान में निखिल की दर्द भरी चीख गूंज उठी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी भूतिया, रहस्यमयी, डरावनी कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।